जेठानी की सगाई। अरे भाभी, आज आपको बिल्कुल ऐसे तैयार होना है जैसे आप पहली बार अपनी सगाई के समय तैयार हुई थी। क्या रवीना, अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ, कोई 22 साल की लड़की नहीं हूँ। अरे भाभी, एक बच्चे की माँ होने से क्या होता है? ये आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत है। इसे बिल्कुल वैसे ही शुरू करिए जैसे कि आप पहली बार भैया से मिल रही हैं। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अब आपको अपने रिश्ते को एक नया आयाम देना है। रवीना अपनी जेठानी सुमन और जेठ रविश की सगाई करवा रही थी। अब आपको ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है कि कोई देवरानी आखिर अपनी जेठानी की सगाई क्यों और कैसे करवाएगी। अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको मेरे साथ ये कहानी पूरी देखनी होगी। रवीना और सुमन देवरानी जेठानी थी। रवीना के आने से पहले सुमन ने तो पूरे परिवार को प्यार के डोर से बांध रखा था। जिस तरह से सुमन ने आज तक इस परिवार को संभाला था, देवरानी रवीना भी धीरे धीरे परिवार में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन, माँ जी, पता नहीं क्यों आजकल मुझे भाभी कुछ बुझी बुझी से नजर आती हैं। उनका चेहरा उनके दिल की हालत बता रहा है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। पिछले दिनों से वो कुछ डिस्टर्ब सी रहती हैं। अरे तो तेरी तो इतनी अच्छी बनती है जेठानी के साथ, पूछ क्यों नहीं लेती उसे कि आखिर क्या हो गया ऐसा जो उसका चेहरा यूं उतरा रहता है। माँ जी, मैं तो अपनी तरफ से कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन भाभी कुछ बताती ही नहीं, बातों को टाल देती है। इधर सुमन की देवरानी और सास उसके बुझे हुए चेहरे के पीछे का राज जानने के लिए परेशान थे, और दूसरी तरफ सुमन उसके गृहस्थ जीवन में मच रही उथल पुथल से अंदर तक टूट रही थी। रविश, आज शाम को थोड़ा जल्दी घर आना, सचिन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेने जाना है। उसकी यूनिफॉर्म छोटी हो गई है, वो कई बार मुझसे कह चुका है। स्कूल के जूते भी उसके पैरों में फिट नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया। एक ही बात को 10-10 बार कहने की आदत हो गई है क्या तुम्हें? कहो तो ऑफिस ही ना जाओ, घर में बैठकर तुम्हारे बेटे को यूनिफॉर्म और जूते खरीदवाता रहो। अरे आप गलत क्यों समझते हो? बस इतना ही तो कहा ना आपसे कि शाम को थोड़ा समय से घर आ जाना। इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? देखो, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पूरा दिन घर में बैठना होता है, लेकिन मुझे घर से बाहर निकलकर काम करना होता है। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। पति की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिलहाल वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। शाम के समय, मम्मा, कितनी देर हो गई, पापा अभी तक नहीं आए। हम पक्का आज जाएंगे ना? हाँ बेटा, परेशान मत हो, पापा अभी आते ही होंगे। जाओ, आप तब तक सुबह स्कूल के लिए अपना टाइम टेबल लगाओ। जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे थे, सुमन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे। बच्चा कब से तैयार होकर वेट कर रहा है। सुमन बार बार पति रविश को फोन मिलाती है, लेकिन हर बार रविश फोन काट देता है। रात के 9 बजे रविश घर पहुंचता है। आपको याद है, मैंने कहा था कि आज सचिन के लिए यूनिफॉर्म खरीदने बाजार जाना है। मैंने कितने फोन किए, लेकिन आपने एक फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा। क्या सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है आपकी अपने बच्चे के प्रति? अरे तुम्हें शर्म आती है या नहीं? घर में घुसते ही झगड़ा करने लगते हो। कम से कम सांस तो लेने दो। हाँ हाँ, खूब सांस ले लो। मैंने कौन सा तुम्हारी सांस रोक रखी है? लेकिन पहले ये बताओ, समय से घर क्यों नहीं आए? बिजी था कहीं, और क्यों फोन पर फोन किए जा रही थी? मैंने कोई तुमसे चिट चैट करने के लिए फोन नहीं किया था। ये पूछने के लिए फोन किया था कि मेरा बेटा शाम से तैयार होकर बैठा है, उसे लेकर बाजार जाओगे या मैं खाना खिलाकर सुला दूं? अरे तो तुम खुद जाकर उसके लिए यूनिफॉर्म नहीं ला सकती थी? हर काम मेरे कंधे पर सवार होकर करना जरूरी है क्या? और अगर मैं फोन काट रहा था, इसका मतलब किसी के साथ बैठा हूं, इसलिए फोन नहीं उठा सकता। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है तुम में। तुम तो हमेशा किसी न किसी के साथ बैठे होते हो, क्योंकि फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बाहर वाले होते हैं। फैमिली किस हाल में है उसकी चिंता ना कल थी ना आज है। बच्चा बड़ा हो रहा है, वो 10 सवाल पूछता है मुझसे, क्या जवाब दूं मैं उसे कि क्यों पापा हर समय अपनी दुनिया में मगन रहते हैं? देखो, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया है। गलती खुद करते हो और दोष मुझे दे रहे हो। एक बच्चे के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? ईमानदारी से सोचकर बताओ, आखिरी बार कब समय बिताया था अपने बेटे के साथ तुमने? अरे ठीक है, नहीं है मेरे पास फालतू समय तुम्हारे बेटे के साथ बिताने के लिए। मैं घर से बाहर जाकर नौकरी करूं या तुम्हारे बेटे को गोद में लेकर खेलता रहूं? मेरा बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या वो? और मैं भी उसे दहेज में अपने मायके से लेकर नहीं आई थी। अगर तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है तो ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी यूनिफॉर्म आए या वो ऐसे ही स्कूल जाए।
मैं भी सुकून से जीना चाहती हूँ। संभालो अपना बेटा। मम्मी पापा के बीच होती बहस को छोटा सा सचिन दरवाजे के पीछे छिपकर सुन रहा था। झगड़े के बाद रविश और सुमन दोनों मुंह फेर कर सो गए थे। दोनों में से किसी ने एक भी बार अपने बच्चे के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई थी। 2 दिन बाद, मम्मा, मेरे स्कूल से नोटिस आया है, आप दोनों को मेरी पीटीएम में चलना है। अपने पापा को बोल दो, वो चले जाएंगे। मेरे पास घर में बहुत काम है। पापा, मेरे स्कूल के पीटीएम में आप चलोगे ना? देखो, मैं अभी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, अपनी मम्मी को बताओ। बच्चे की तरफ देखे बिना ही मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए रविश ने बेटे सचिन को सुमन के पास भेज दिया था। मम्मी पापा दोनों ही मेरी बात नहीं सुनना चाहते। ठीक है, मैं भी किसी से बात नहीं करूँगा। सुमन और रविश के बीच में बात बात पर होती तू मैं अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब उन दोनों के बीच हफ्तों हफ्तों तक बात नहीं होती थी। मम्मा, मुझे स्कूल के लिए नई नोटबुक चाहिए, ला दो ना प्लीज़। हर बात के लिए मेरी जान खाना बंद कर दो। शाम को तुम्हारे पापा आएंगे ना, उनको बताना तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मम्मा, पापा तो मेरी बात सुनते ही नहीं, हर समय मोबाइल में बिजी रहते हैं। मैं जब भी उनके पास जाता हूँ मुझे डांट कर भगा देते हैं। एक बार और कह देना, ला देंगे। अब जाओ, मुझे काम करने दे। शाम को जब रविश ऑफिस से घर आया तो सचिन फिर से पापा के सामने पहुंच गया। पापा, आज बाजार चलो ना, मुझे अपने स्कूल का काफ़ी सारा सामान लेना है। अरे, ऑफिस से आकर 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते? तेरी माँ ने ही सिखाकर भेजा होगा ना तुझे। उसे तो मैं शांति से बैठा हुआ अच्छा ही नहीं लगता। अरे मैं क्यों सिखाकर भेजूंगी? तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा? बच्चा इतने दिन से रोज तुम्हें बाजार जाने के लिए कह रहा है और तुम मोबाइल चलाने में इतने खोए रहते हो कि बच्चे की जरूरत का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। बस तुम्हारे दोस्त और ये मोबाइल, यही दुनिया है तुम्हारी। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम्हारी घर में जरूरत ही क्या है? क्या चाहती हो मैं? बस हर समय तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा रहूं? तुम तो पूरा दिन घर में आराम से बिस्तर पर लेट कर टीवी देखती हो, लेकिन हमें पूरा दिन काम करना होता है। और काम के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊं या मोबाइल में वीडियो देख लूं तो उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? जब देखो तब एक ही बात को लेकर झगड़ती रहती हो। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है तुमसे शादी करके। बिल्कुल ठीक कहा। तुमने यहाँ नौकरों की फौज छोड़ रखी है ना, जो मैं आराम करूं और वो घर के काम करे। तुम काम करके आते हो पूरा दिन, तो मैं भी पूरा दिन यहाँ काम ही करती हूँ। घर और बच्चों के अलावा तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को भी संभालती हूँ, कभी उफ तक नहीं करती। और मैं कोई चाट खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन घर की जरूरतों का ख्याल तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? और क्या कहा तुमने? तुम्हारी जिंदगी मुझसे शादी करके जहन्नुम हो गई है। अच्छा, और मेरी जिंदगी को कौन सा स्वर्ग बना रखा है तुमने? मैं भी जहन्नुम ही झेल रही हूँ दिन रात। तो किसने रोका है? जाओ अपने स्वर्ग जैसे मायके में। यहाँ जहन्नुम में क्यों रह रही हो? रविश की बात सुनकर सुमन को भी ताव आ गया था और वो उसी पल अपना सामान पैक करने लगती है। जा रही हो ना, तो बेहतर होगा अब वहीं रहना। खुद भी जियो और मुझे भी चैन से जीने दो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी अब अपने घर में। हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कोई तुम्हारी शक्ल देखने का शौक नहीं है। गुस्से में पैर पटकती सुमन उसी पल अपने मायके चली जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब झगड़ा करने के बाद सुमन अपने मायके गई थी। पिछले कुछ महीनों से कई बार हो चुका था, लेकिन सुमन और रविश नहीं जानते थे कि आज उनका झगड़ा इस हद तक बढ़ जाएगा कि गुस्से में उनके मुंह से तलाक जैसी कड़वी बातें निकल जाएगी। रविश और सुमन के बीच में इस तमाशे की जानकारी अब घर में लगभग सभी को हो चुकी थी। सुमन को भी अपने मायके गए हुए 1 सप्ताह बीत गया था। एक दिन दोपहर के समय अचानक ही सचिन के स्कूल से घर पर फोन आता है। हेलो जी, मैं सचिन की चाची बात कर रही हूँ, कहिए। आप स्कूल में आ जाइए, हमें सचिन के बारे में कुछ बात करनी है। जी ठीक है, मैं आती हूँ। स्कूल पहुँचकर मैं नहीं जानती आपके घर में क्या चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जो कुछ भी आपके घर में हो रहा है उसका आपके बच्चे पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा है। सचिन जैसा इतना होशियार और ब्राइट स्टूडेंट आज ऐसी हालत में पहुँच गया है, और इसका दोष मैं बच्चे को नहीं दूंगी पर उसके पेरेंट्स को दूंगी। सचिन की मदर को हम पिछले 5 दिन से लगातार कॉल करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और उसके फादर कभी भी कॉल पिक नहीं करते। इसकी डायरी में न जाने हमने कितने नोट्स लिखकर भेजे।
लेकिन ऐसा लगता है कि घर में किसी का भी ध्यान ही नहीं है बच्चों के ऊपर। अब सच सच बताइए, सचिन की डायरी खोलकर आखिरी बार कब पढ़ी थी आप लोगों ने? आई एम रियली सॉरी मैम, एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से सचिन की मम्मी अपने मायके गई हुई हैं और पापा ना वो थोड़े जॉब की वजह से बिजी रहते हैं, शायद इसीलिए कॉल नहीं ले पाए होंगे। आप प्लीज़ मुझे बताइए ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से मैं सचिन का पूरा ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सचिन का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, वो बहुत वायलेंट हो गया है। बात बात पर बच्चों के साथ झगड़ता है, चीखने चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर टीचर बीच में बोलते हैं तो उन्हें भी उल्टा जवाब देता है। हमने उसे प्यार से समझाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये फीलिंग्स अंदर से उसे परेशान कर रही है। हो ना हो आपके फैमिली इश्यूज आपके बच्चे का प्रेजेंट और फ्यूचर खराब कर रहे हैं। आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, हो सकता है कल को सब संभाल लें, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर जो लकीर खींच जाएगी उसे चाह कर भी मिटा नहीं सकेंगे आप लोग। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई है। और हाँ, सचिन ने कन्फेस कर लिया है कि घर पर पापा मम्मी के बीच सब सही नहीं चल रहा है। आप लोग इस मैटर को सॉल्व करिए, नहीं तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। घर आकर, माँ जी सचिन के स्कूल से कंप्लेन आई है, भैया भाभी का झगड़ा सचिन के मन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट करने लगा है ये। इतना ही नहीं, टीचर्स को उल्टा जवाब देता है, होमवर्क करके नहीं ले जाता। और हाँ, इसकी स्कूल की प्रिंसिपल को भी ना भैया भाभी के झगड़े के बारे में सब पता चल गया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि सचिन को स्कूल से निकाल देंगे। इन दोनों की अकल ठिकाने लगाने का मेरे पास एक तरीका है बेटा। देख बहू, अगर तूने तलाक लेने का निर्णय ले लिया है ना तो ठीक है। तेरे गहने और कपड़े वगैरह रवीना से निकलवा के पैक कर लिया है मैंने। आकर अपना सामान ले जाना, जहाँ रहना है अपना कीमती सामान भी वहीं रखो। सास के कहने पर अगले दिन सुमन अपना सामान लेने के लिए वहां पहुंच जाती है। सचिन कहाँ है, उसे बुला दीजिए ना। कौन सचिन? ऐसी बात क्यों करी है माँ जी, मेरा बेटा सचिन और कौन। अच्छा, तो तुझे याद है कि घर में तेरा एक बेटा भी रहता है? तो फिर पिछले 10 दिन में तूने एक भी बार फोन करके पूछा नहीं कि तेरा बेटा कहाँ है, किस हालत में है, उसने खाना खाया नहीं खाया? वो मैं गुस्से में थी माँ जी, और वैसे भी मुझे पूरा यकीन था कि आप और रवीना उसका पूरा ख्याल रख रहे होंगे, और उसके पापा भी तो है यहाँ। जब माँ होकर आप अपने बेटे को भूल गई तो भैया तो फिर भी पिता है, और उन्हें पहले ही सचिन की कितनी चिंता थी जो वो अब उसकी चिंता करते। आपके जाने के बाद एक भी बार भैया ने सचिन की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उन्हें पता भी नहीं कि सचिन घर में है या नहीं। अरे आप लोग सचिन को बुलाते क्यों नहीं? एक बार बुलाइए ना मेरे बेटे को, मुझे मिल तो लेने दीजिए। सचिन यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ चला गया? हमने उसका हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया है। उसके स्कूल से लगातार नोटिस पर नोटिस आ रहे थे। स्कूल में मारपीट करने लगा था, टीचर के साथ बदतमीजी करने लगा था, होमवर्क नहीं करता था। जिस बच्चे के माँ बाप को लड़ाई झगड़े से फुर्सत ही नहीं, उस बच्चे का क्या भविष्य हो सकता है? और अब इस उम्र में मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं 8 साल के बच्चे के पीछे पीछे घूम सकूं। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। सचिन अब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा। क्या? मेरे छोटे से बेटे को अपने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, और एक बार मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा? आपसे क्या पूछना भाभी, आप तो अपना फैसला सुनाकर जा चुकी हैं कि आपको इस घर में नहीं रहना। आप दोनों के तलाक, झगड़ा और इस ईगो की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा था तो वो सचिन का। अरे अपनी आंखों से दिन रात लड़ते हुए देखा है उसने आप दोनों को। एक बार सोच कर तो देखिए क्या बीतती होगी उस नन्हे से मन पर। वो बच्चा जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, आज अपनी कॉपी तक खोलने के लिए तैयार नहीं है। आप सोच कर बताइए कितने महीनों से आपने उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। एक दूसरे के ऊपर बच्चे की जिम्मेदारियां टालने के चक्कर में आप दोनों ये भूल गए कि वो बच्चा किसी एक का नहीं बल्कि आप दोनों की जिम्मेदारी है। अगर भैया गलती कर रहे थे तो सचिन को उसके हाल पर छोड़कर आपने कौन सी समझदारी दिखाई भाभी? बच्चे को किस अपराध की सजा दी आपने? देवरानी की बात सुनकर सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं माँ जी, मेरा बच्चा बोर्डिंग में नहीं जाएगा। उसकी माँ भी जिंदा है। मैं अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर पालूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो सुमन। जिन यार दोस्तों के चक्कर में पड़कर मैंने अपना रिश्ता खराब किया, समय आने पर उन दोस्तों ने मुझे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुझे समझ में आ गया है कि सारी दुनिया मतलबी है।
सिर्फ एक अपना परिवार ही होता है जो निस्वार्थ भावना से हर सुख दुख में हमारा साथ देता है। और मैं इतना अभागा हूँ कि मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मैं जानता हूँ तुमने मेरे समय के अलावा कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन न जाने क्या हो गया था मुझे। अपनी पत्नी और बच्चे को समय देना मुझे बोझ लगने लगा था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाओ सुमन। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम ठीक कहते हो। मेरे बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अपनी ईगो में मैं ये कैसे भूल गई कि मेरा बच्चा हम दोनों के बीच में पीस रहा है। मैं अपराधी हूँ उसकी। सबसे पहले मैं ही उसे बोर्डिंग स्कूल से वापस लेकर आऊँगी। एक बार बात नहीं करना चाहोगे अपने बच्चे से? रवीना सचिन को फ़ोन करती है। सचिन, तुम्हारे मम्मी पापा कल तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम आना चाहते हो ना वापस? हाँ चाची, मैं बुआ के घर में रहकर बोर हो गया हूँ। मुझे अपने घर की याद आ रही है। प्लीज़ मुझे आकर ले जाओ। क्या वो बुआ के घर पर है? अभी तक तो बुआ के घर पर ही है, लेकिन तुम दोनों की अकल ठिकाने नहीं आई ना, तो अगली बार तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं जिस बोर्डिंग स्कूल में उसका दाखिला कराऊंगी ना, वहाँ का एड्रेस भी नहीं मिलेगा तुम्हें। सास की बात सुनकर सुमन और रविश वादा करते हैं कि वो आज की बात कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अब जब सब सही हो गया है तो आप दोनों की फिर से सगाई करा दे। अरे भाई, टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ रहे हैं तो एक रस्म होना तो बनता ही है ना। रवीना की जिद करने पर रविश और सुमन एक बार फिर से सगाई कर लेते हैं और पिछली गलतियों को फिर कभी ना दोहराने की कसम खा लेते हैं।